हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए 13 मार्च के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया और पीडीएफ टेलीग्राम पर भी डाल दिया। आप वहां से टेलीग्राम में जुड़कर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत, अमेरिका, जापान और किस देश के बीच क्वाड ग्रुप की वर्चुअल बैठक हुई है? तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्वाड ग्रुप की वर्चुअल बैठक हुई है। ठीक है, इन चारों देशों ने मिलकर, यानी कि जो इसके चारों देशों के प्रतिनिधि थे उन्होंने मिलकर स्क्वाड ग्रुप की वर्चुअल बैठक की है। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं चारों देश के प्रतिनिधि, यानी कि भारत देश से, अपने देश भारत से जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने हिस्सा लिया था। और अमेरिका की तरफ से जो बिडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और जापान की तरफ से जापान के प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा के द्वारा, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के द्वारा इन चारों लोगों ने वर्चुअली बैठक की थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि क्वाड आखिर है क्या। तो क्वाड के बारे में से जान लेते हैं। तो क्वाड की फुल फॉर्म, यानी कि इसका पूरा नाम क्या है क्वाड का, तो इसका नाम है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। अब यह यानी इसका गठन कब हुआ था इसके बारे में भी जान लेते हैं। यह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक अनऑफिशियल स्ट्रेटेजिक ग्रुप है जिसका गठन वर्ष 2007 में हुआ था। ठीक है, अब वर्ष 2008 में ऑस्ट्रेलिया के जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था केविन रूड, ग्रुप से हट गए थे। और यह, यानी कि ऑस्ट्रेलिया 2008 में इससे बाहर हो गया था। वर्ष 2020 में इसे फिर से शामिल किया गया है। किसे? ऑस्ट्रेलिया के लिए। ठीक है, और यह क्यों किया गया है? तो जो चीन का बढ़ता वर्चस्व है, इसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसका गठन किया था, यानी कि क्वाड का। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब ये जो बैठक हुई है, इस पर क्या क्या मुद्दों पर बात हुई इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो अपने देश के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने क्या कहा? तो मोदी ने सबसे पहले अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हमारा जो एजेंडा है वो वैक्सीन, क्लाइमेट चेंज और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को कवर करता है। यानी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने अपने अपने यानी अपना एजेंडा, यानी भारत की तरफ से क्या एजेंडा रखा जाए यह बताया। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को कैसे बना, यानी कि वैक्सीन जो तैयार हो गई है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, क्लाइमेट चेंज के लिए क्या क्या उपाय किए जाएं, और टेक्नोलॉजी को कैसे डेवलप किया जाए। इन मुद्दों पर अपने देश प्रधानमंत्री, जो यानी अपने देश के प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने बात रखी थी। ठीक है, और आगे बढ़कर धर्मनिरपेक्ष स्तर, समुद्र, इंडो पैसिफिक के लिए मिलकर काम करेंगे, और यह भी कहा था। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाएंगे। उन्होंने कहा जो हमारा भारत का लोगो है वह वसुधैव कुटुंबकम है, यानी कि विस्तार के रूप में, वसुधैव कुटुंबकम के रूप में काम करना है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब जॉय बिडेन थे, उन्होंने भी कुछ ना कुछ कहा था इस बैठक में। तो उन्होंने कहा था जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए नई साझेदारी करेंगे, यानी कि सभी देश मिलकर जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग है उसको और कैसे बढ़ाया जाए, इस पर इन्होंने बात कही थी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने नमस्ते के साथ भाषण शुरू किया था। और जो जापान के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने कहा था कि इंडो पैसिफिक में शांति जरूरी है, यानी कि जो इंडो पैसिफिक वाला क्षेत्र है जिसमें चीन और भारत, जापान और इंडोनेशिया सभी देश आते हैं, तो इसमें कैसे शांति स्थापित की जाए, तो इसके लिए इन्होंने बात कही थी जो जापान के प्रधानमंत्री ने। ठीक है, और इसमें यह भी कहा गया था कि जो गिरती अर्थव्यवस्था है, इसमें जलवायु परिवर्तन, यानी कि जो अब सब आप लोगों को पता है कोरोना के कारण सभी देशों की अर्थव्यवस्था गिर रही है, यानी कि उसमें डिक्रीजिंग हो रही है। तो इसलिए उनको उस अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर लेकर चर्चा की गई थी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन, इतने सारे पॉइंट समझ पाए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार निवेश के लिहाज से सबसे पसंदीदा देश कौन सा रहा है? तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है, और यह रिपोर्ट किसने जारी की है? तो यह रिपोर्ट जारी की है प्राइस वाटर हाउस कूपर्स ने। किसने? प्राइस वाटर हाउस कूपर्स।
इसने एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें कहा है कि जो निवेश के लिहाज से सबसे पसंदीदा देश माना जाता है वह कौन सा है, अमेरिका। यानी कि पहले नंबर पर जो निवेशक होते हैं वह अगर किसी देश में निवेश करना चाहते हैं कि वह किस देश में सबसे ज़्यादा निवेश करना चाहते हैं तो वह पहले नंबर पर प्राइस वाटर हाउस कूपर्स ने अमेरिका को रखा है, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर जर्मनी और चौथे नंबर पर फ्रांस के लिए रखा है। अच्छा, इसमें भारत के लिए भी रखा गया है, तो वह कौन से नंबर पर रखा गया, तो भारत अपने देश भारत के लिए 5वें नंबर पर रखा गया है। वर्ष 2019 में यानी 19-20 में भारत के लिए चौथे स्थान पर रखा गया था, बट जब फ्रांस यानी कि जो ठीक है कौन से नंबर पर रखा गया है, भारत के लिए 5वें नंबर पर। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बन जाता है, यहाँ पर चौथे नंबर पर ब्रिटेन है, सॉरी कौन है, ब्रिटेन है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब ब्रिटेन भारत को पछाड़कर चौथे नंबर पर आ गया और भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया, 5वें पे। वर्ष 2019-20 में भारत चौथे स्थान पर था। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब अमेरिका है तो अमेरिका को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ग्रीन वाला, यही अमेरिका है। अमेरिका 50 राज्यों से मिलकर बना हुआ एक संघ है। कितने, 50 राज्यों से मिलकर बना हुआ एक संघ है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो राज्यों की संख्या है वह कितनी है, 50। यहाँ के प्रधानमंत्री, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, जॉय बिडेन। कौन है, जॉय बिडेन, ठीक है। और यहाँ की करेंसी क्या है, यूएसए डॉलर, और यहाँ की कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन डीसी। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इसरो किस परीक्षण केंद्र से साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया है, तो अभी हाल ही में जो इसरो है यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसे किस केंद्र से परीक्षण किया गया इसका, तो इसका आंसर है श्रीहरिकोटा परीक्षण केंद्र। कहाँ से, श्रीहरिकोटा परीक्षण केंद्र से साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया है किसने, इसरो ने। इससे कुछ पॉइंट है तो वह भी देख लेते हैं। अच्छा, इस रॉकेट का नाम जो परीक्षण किया गया इसका नाम क्या रखा गया है, साउंडिंग रॉकेट RH 560। कितना, साउंडिंग रॉकेट RH 560 इसका नाम रखा गया है। अब इसका कार्य क्या होगा, तो इसके जरिए जो इसरो है वायुमंडल में जो तटस्थ हवाएं हैं, ऊंचाई पर होने वाले बदलाव और प्लाज्मा में गतिशीलता का अध्ययन करेगा। जो रॉकेट लॉन्च किया गया है इसके जरिए जो इसरो है वो वायुमंडल में जो हवाएं हैं उन पर होने वाले बदलाव और प्लाज्मा में गतिशीलता का अध्ययन करेगा। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब इसरो ने किया है तो इसरो की बात करते हैं। इसरो की फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को बताई दी, क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1969 को हुई थी। कब, 1969 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु में। और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है, यानी चेयरपर्सन कौन है, के शिवन, जिनका हाल ही में भारत सरकार के द्वारा 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। यानी कि ये जनवरी 2021 में रिटायर होने वाले थे, बट अब यह जनवरी 2021 में रिटायर होने वाले थे, अब ये 2022 में रिटायर होंगे। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंत्योदय उत्थान अभियान शुरू करने की घोषणा की है, तो अभी हाल ही में जो हरियाणा सरकार है इसने अंत्योदय उत्थान अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत क्या होगा, तो इसके तहत जो निर्धन परिवार है, यानी कि ऐसे परिवार जिनकी जिनकी आय 1 लाख से कम है, कितने से, 1 लाख से कम है, ऐसे निर्धन परिवारों की आय कैसे बढ़ाई जाए, और यह बढ़ाकर 1,80,000 की जाए। यानी कि ऐसे निर्धन परिवार जिनकी आय जो है 1 लाख से कम है और उनकी आय को बढ़ाकर 1,80,000 कैसे किया जाए वार्षिक में, तो इसके लिए यह योजना अब यानी ये अभियान शुरू करने की घोषणा की है हरियाणा सरकार ने। आप लोगों को बता दूं, अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने अपना बजट पेश किया है, तो वह बजट कितना पेश किया है, यानी कि 1,55,645 करोड़ रुपए का यह बजट पेश किया गया है। उसी में यह योजना अभियान शुरू करने की घोषणा की गई है। और यह अभियान कब तक चलेगा, तो वर्ष 2025 तक। कब तक, 2025 तक चलेगा। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब हरियाणा ने किए तो हरियाणा को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही हरियाणा है। हरियाणा की बात करते हैं। यहाँ के सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ के गवर्नर कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य, और यहाँ की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। अब बजट से जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं, यानी कि जो बजट में पेश किया गया है, मैंने आप लोगों को
PDF में दे दिया है, आप यहाँ से इन्हें देख सकते हैं। शिक्षा पे क्या दिया है, और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 7,731 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा, और शिक्षा के लिए किया गया है। और जो पुलिस है उसके लिए भी बजट पेश हुआ है, यानी कि पुलिस के लिए क्या क्या बजट में है ये भी मैंने आप लोगों को दे दिया है PDF में, आप वहाँ से इन्हें देख सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में बेरोजगारी जो बढ़ी है उसके लिए भी कुछ ना कुछ हरियाणा सरकार ने बजट में दिया है, आप यहाँ पर इन्हें देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास किया है? तो अभी हाल ही में जो फ्रांस है, कौन सा देश है? फ्रांस, इसने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास किया है। अब यह अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास से क्या तात्पर्य है तो मैं आप लोगों को थोड़ा समझाता हुआ चलूं। मान के चलो ये पृथ्वी है और इसकी कुछ ऑर्बिट है, यानी कि ये लो अर्थ ऑर्बिट, ये मिडिल अर्थ ऑर्बिट और ये हाई अर्थ ऑर्बिट है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि हर यानी कि जो ऑर्बिट होती हैं इनमें किसी न किसी देश की सैटेलाइट घूम रही होती हैं, यानी जिससे वह नेटवर्क क्षेत्र में जो कार्य होते हैं, जितने भी नेटवर्क क्षेत्र के कार्य होते हैं, यानी कि वो वह देश करता है, तो सैटेलाइट के माध्यम से ही ये सब कार्य होते हैं। तो इसी को देखते हुए अब इस पहला सैन्य अभ्यास से क्या तात्पर्य है, तो जो सैटेलाइट होती हैं यानी कि पृथ्वी की जो कक्षाएं हैं उसमें जो सैटेलाइट घूम रही होती हैं तो उन्हें कैसे नष्ट किया जाए, यानी कि अगर मान के चलो अब आने वाले दिनों में ऐसा होने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है कि जो स्पेस यानी कि वॉर हुआ करेगा वो ज़मीन पे नहीं हुआ करेगा, वो स्पेस में हुआ करेगा। तो स्पेस वॉर से क्या तात्पर्य है? स्पेस वॉर से तात्पर्य है कि जो सैटेलाइट है एक देश से दूसरे देश की सैटेलाइट है को कैसे मार गिराया जाए, यानी कि कैसे नष्ट किया जाए, जिससे उससे सैटेलाइट नष्ट हो जाने के बाद उसकी थोड़ी जो दूसरा देश की सैटेलाइट नष्ट हुई है उससे कैसे प्रभावित होगा, यह स्पेस वॉर का एक माध्यम है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब ये स्पेस वॉर जो यानी कि जो सैन्य अभ्यास किया है इसका नाम क्या दिया गया है, तो इसका नाम दिया गया है एस्टर एक्स। क्या रखा गया है? एस्टर एक्स। अब ये एस्टर एक्स ही क्यों रखा गया है, तो एस्टर एक्स जो एस्टर नाम है यह जो फ्रांस की सबसे पहली सैटेलाइट लॉन्च की गई थी, यानी कि फ्रांस ने अपनी जो सबसे पहले सैटेलाइट लॉन्च की थी वह एस्टर ही सैटेलाइट थी, तो इसीलिए इसका नाम एस्टर रखा गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। और यह युद्धाभ्यास 8 मार्च से 12 मार्च तक चला है। कब से? 8 से 12 मार्च तक। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब फ्रांस ने किया है तो फ्रांस को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही फ्रांस है। कौन सा है? फ्रांस। फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो। और यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो यहाँ की करेंसी है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किस उत्सव का शुभारंभ किया है? तो अभी हाल ही में जो अपने देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया है। कौन सा? आज़ादी का अमृत महोत्सव। आप लोगों के इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हुआ चलूं तो आप लोगों को पता है कि अपना देश भारत वर्ष 2022 में, कब? वर्ष 2022 में आज़ादी के 75 साल पूरे कर लेगा। तो इसी के उपलक्ष्य में जो भारत सरकार है इसने 12 मार्च 2021 से लेकर 15 अगस्त 2022 तक, कब तक? 12 मार्च 2021 से लेकर 15 अगस्त 2022 तक के लिए 75 सप्ताह का यह कार्यक्रम यानी कि उत्सव शुरू किया है। कितने? 75 सप्ताह का। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि 12 मार्च को ही क्यों शुरू किया गया है? तो आप लोगों को बता दूं मैं, 12 मार्च 1930 के लिए, यानी कि 12 मार्च कब? 1930 में जो महात्मा गांधी थे इन्होंने दांडी यात्रा शुरू की थी। क्या की थी? दांडी यात्रा शुरू की थी। और वर्ष 2021 में, यानी कि जो 12 मार्च कल निकला है, यह इस 21 में इस यात्रा के 91 साल पूरे हो जाएंगे। कितने? 91 वर्ष पूरे हो जाएंगे। यानी कि जो आंदोलन चला था दांडी मार्च यात्रा वाला, तो इसके 91 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इसीलिए इस उपलक्ष्य में 91 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 12 मार्च को ही इसे शुरू किया गया। और यह कितने सप्ताह का कार्यक्रम है, यानी कि उत्सव है? 75 सप्ताह का। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब यह साबरमती आश्रम, यानी कि जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से अपना आंदोलन शुरू किया था, इसीलिए इस कार्यक्रम का यानी कि उत्सव का जो शुभारंभ किया गया यह भी साबरमती आश्रम से किया गया है। और इसमें जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने
यानी 78 अनुयायियों के साथ अपना अभियान शुरू किया था। तो यह जो उत्सव भी शुरू किया गया है यह 81 लोगों के साथ शुरू किया गया है। कितने? 81 लोगों के साथ शुरू किया गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे और इतने सारे पॉइंट भी इससे समझ पाए होंगे। जिसका उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हैरत उत्सव मनाया गया है? तो अभी हाल ही में जो जम्मू कश्मीर है, कौन सा? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें हैरत उत्सव मनाया गया है। अब ये हैरत उत्सव का क्या होता है? तो आप लोगों को पता, अभी पिछले दिनों शिवरात्रि गुजर के गई है, यानी कि शिवरात्रि का जो उत्सव हुआ था, शिवरात्रि मनाई गई थी। तो जो कश्मीरी पंडित हैं, यह लोग जो कश्मीरी पंडित हैं यह शिवरात्रि को ही हैरत उत्सव के रूप में मनाते हैं। यानी कि कश्मीर में शिवरात्रि को किस रूप में जाना जाता है? तो हैरत उत्सव के रूप में। किसमें? हैरत उत्सव के रूप में। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब जम्मू कश्मीर ने, तो जम्मू कश्मीर को मैप में देख लेते हैं। ये वाला पार्ट तो लद्दाख है, कौन है? लद्दाख। और ये वाला कश्मीर है और ये जम्मू पार्ट है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये गिलगिट बाल्टिस्तान है, यानी कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है यह वह वाला क्षेत्र है, तो ठीक है। अब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ की 2 राजधानियाँ हैं, यानी कि 6 महीने पर बदलती रहती हैं। तो श्रीनगर जो है वह समर कैपिटल है और जम्मू यहाँ की विंटर कैपिटल है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है, जो जम्मू कश्मीर है यह कब यूटी बना था, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना था? तो यह 31 अक्टूबर 2019 के लिए, कब? 2019 के लिए भारत सरकार के द्वारा इसे यूटी बनाया गया था। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। वर्तमान में यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो मनोज सिन्हा। हाल ही में साहित्य अकादमी में कितनी भाषाओं में अपने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में जो साहित्य अकादमी है इसने 20 भाषाओं में अपने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की है। यानी कि जो 20 भाषाएं हैं उनमें साहित्य पुरस्कार दिए जाएंगे। 7 भाषाओं में कविता संग्रह के लिए पुरस्कार दिया जाएगा और 4 उपन्यास के लिए, यानी 4 भाषाओं में उपन्यास के लिए, 5 में जो नाटक है, कहानी है उनके लिए, और 5 कहानियों के लिए, 5 यानी जो 5 भाषाओं में कहानियों के लिए दिया जाएगा, और 2 भाषाओं में नाटक के लिए, और एक संस्मरण और महाकाव्य के लिए दिया जाएगा, ठीक है। इस बार जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा कवित्री में, तो वह दिया जाएगा अनामिका के लिए। किसके लिए? अनामिका। यह एक कवित्री है जिनकी एक कविता संग्रह है जिसका नाम है टोकरी में दिंगत। क्या नाम है? टोकरी में दिंगत, जो इन्होंने वर्ष 2014 में लिखी थी। इसके लिए इन्हें इस वर्ष यानी 2021 का यानी 2020 का इन्हें दिया जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब पुरुषों में किन्हें दिया जाएगा? तो वीरप्पा मोइली के लिए। किसके लिए? वीरप्पा मोइली के लिए। इन्होंने वर्ष 2020 में एक कन्नड़ में साहित्य लिखा था, तो वह क्या था? श्री बाहुबली अमित साहित्य दिग्विजय। क्या है? श्री बाहुबली अमित साहित्य दिग्विजय, यह इनके लिए दिया जाएगा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा किसे बैटल ऑफ द ऑनर भेंट से सम्मानित किया जाएगा? तो अभी हाल ही में जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, इन्होंने बैटल ऑफ द ऑनर भेंट से सम्मानित किया है किरण बेदी के लिए। यानी कि जो पांडिचेरी की अभी वर्तमान में कुछ दिनों पहले यानी कि यहाँ की जो गवर्नर थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर थी किरण बेदी, उन्हें दिया जाएगा बैटल ऑफ द ऑनर। इन्होंने जो पांडिचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुकी थी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब यहाँ पर जो पांडिचेरी है वर्तमान में यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कैसे बनाया गया? तमिलिसाई सौंदरराजन को, क्योंकि जो किरण बेदी थी इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में IOC के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में जो IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, कौन? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसके रूप में फिर से चुना गया है थॉमस बॉक के लिए। किसे? थॉमस बॉक के लिए, ठीक है। अब IOC की बात हुई तो IOC की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 1894 में, और इन्हें इसका अध्यक्ष फिर से चुन लिया गया है थॉमस बॉक के लिए। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं।
आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही थॉमस बॉक है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में देश के सबसे ज़्यादा भिखारी हैं? तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि जो पश्चिम बंगाल है इसमें सबसे ज़्यादा देश के भिखारी हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने भिखारी हैं इसकी भी संख्या बताई गई है। तो यहाँ पर 81,244 भिखारी हैं। कितने? 81,244। उसके बाद नंबर आता है उत्तर प्रदेश का, उसके बाद आंध्र प्रदेश का, फिर चौथे नंबर पर कौन है? बिहार। ठीक है, और सबसे कम भारत में भिखारियों की संख्या किस में है? तो जो लक्षद्वीप है, कौन सा? लक्षद्वीप है। यहाँ पर सबसे कम भिखारियों की संख्या कितनी है? मात्र 2 भिखारी हैं यहाँ पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। पश्चिम बंगाल है तो पश्चिम बंगाल को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही पश्चिम बंगाल है। क्या है? पश्चिम बंगाल। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। यहाँ की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ के सीएम कौन है? ममता बनर्जी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है, द्वारका पहल यहीं पर शुरू की गई थी पश्चिम बंगाल में। और भारत का जो पहला टायर पार्क बनाया जा रहा है वह भी पश्चिम बंगाल में ही बनाया जा रहा है। ठीक है, सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में, और जो बुक्सा नेशनल पार्क है वह भी पश्चिम बंगाल में। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब पिछली वीडियो का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो पिछली वीडियो का क्वेश्चन था डेयरी क्षेत्र में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की किस राज्य ने घोषणा की थी? तो यह राजस्थान था। आज का सवाल देख लेते हैं। हाल ही में IOC के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही